स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले आपने 9th क्लास में भी इस तरह के मेथड्स पढ़े होंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, और केमिस्ट्री में एक मेथड और पढ़ा होगा, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, चाहे आप मेथड बायोलॉजी की फील्ड में पढ़ें या आप केमिस्ट्री की फील्ड में पढ़ें। केमिस्ट्री की फील्ड में आप साइंटिफिक मेथड पढ़ते हैं, बायोलॉजी की फील्ड में आप बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं। तो दरअसल बायोलॉजिकल मेथड है क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप 9th में बायोलॉजिकल मेथड पढ़ कर आएँ तो आपके पास इसका क्या जवाब हो? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बेटा बताएं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो यकीनी तौर पर कुछ बच्चे सही आंसर भी देंगे, कुछ बच्चे बोल देंगे सर नहीं पता हमें। तो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंसी हयातियाती तरीके का कहलाता है जिसमें साइंटिस्ट बायोलॉजी की फील्ड में रहते हुए इंसानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंसी हयातियाती तरीका है जिसमें बायोलॉजी की फील्ड में आने वाले इंसान से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि बायोलॉजिकल मेथड इज द मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी या प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो आइए बायोलॉजिकल मेथड की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। डेफिनेशन लिखना शुरू करें। द मेथड which is used to solve the problem of human beings in the field of biology is called biological method। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा हयातियाती तरीका कहलाता है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बायोलॉजी की फील्ड में रहते हुए। इस तरीक़ेकार को बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के टोटल 8 मेजर स्टेप होते हैं। मतलब बायोलॉजिकल मेथड 8 बुनियादी स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप बायोलॉजिकल मेथड को मुकम्मल करना चाह रहे हैं तो आपको इन 8 बुनियादी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लें, सम मेजर स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। Steps of biological method।
अच्छा, ये तो हेडिंग लगा दी, सब मेजर स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहला स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का होता है ऑब्जर्वेशन। कि चीज़ों को ऑब्जर्व किस तरह से किया। पहले इन चीज़ों को कॉपी कर लें अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। दूसरा स्टेप इसका होता है डेटा कलेक्शन। तीसरा स्टेप इसका होता है हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप इसका होता है रीजनिंग। पांचवा स्टेप इसका होता है एक्सपेरिमेंटेशन। छठा स्टेप इसका होता है कंक्लूजन। और उसके बाद सातवां स्टेप होता है थ्योरी। और आठवां स्टेप होता है लॉ। तो एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। ऑब्जर्वेशन कहलाता है मुशाहिदा। अब ये किसी शख्स का या किसी लड़की का नाम नहीं है। मुशाहिदा चीज़ एक ऐसे अमल को कहते हैं जो चीज़ आप अंडर कंसिडरेशन करते हैं, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ बिलफर्ज, इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं कि सपोज़ कर लें कोई छोटा सा जानवर या कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखी हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाए, तो वो चीज़ आपके लिए पहली दफ़ा आप देख के शॉक्ड हो जाती है, यार ये ऐसी चीज़ इससे पहले तो मैंने कभी देखी नहीं। इसके दांत ऐसे हैं, इसके हाथ ऐसे हैं, इसके पाँव ऐसे हैं, इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिनुमा स्ट्रक्चर, यानी कि आप हैरान कुन हो जाते हैं कि ये चीज़ है क्या। सपोज़ कर लें ऐसी चीज़ जो आपने कभी देखी ना हो और उसको आप देख लें तो आप हैरान हो जाते हैं। तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कर लें कि सपोज़ क्या कर लें, ये तो है प्रैक्टिकली ये प्रूव है कि आप घर बैठे मेरी क्लास ले रहे हैं। आपने 9th क्लास में किसी टीचर से पढ़ा बायोलॉजी, किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा। आई थिंक सो सर जुनैद ने पढ़ाई होगी आप लोगों को बायोलॉजी। और फर्स्ट ईयर में आप सर शारिक अंसारी से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपने 9th में किसी और टीचर से पढ़ा, फर्स्ट ईयर में आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। आपके लिए मेरा फर्स्ट लेक्चर, पहली दफ़ा जब आपने मुझसे मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा या फर्स्ट लेक्चर को सुनने समझने की कोशिश की, तो आप इससे पहले मुझे नहीं जानते थे, ठीक है। जिस दिन आपने फर्स्ट लेक्चर देखा उस दिन मुझे फर्स्टली देखा, ठीक है। मैं आपको जब फर्स्ट लेक्चर दे रहा था तो मैं आपको नहीं जानता था कि आप कौन हैं, ठीक है। आपकी रजिस्ट्रेशन होते गए, कोचिंग वाले जानते गए कि हाँ भाई ये बच्चे हैं और इनको ये फर्स्ट लेक्चर देना है। अब सपोज कर लें आप मेरे पास फिजिकल क्लास, हालात बेहतर हो जाते हैं और आप मेरे पास फिजिकल क्लासेस में सामने, मेरी नज़रों के सामने बैठते हैं, तो आप मुझे बज़ाहिर घर बैठे तो देख रहे थे, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस सामने फेस टू फेस आप फर्स्ट डे उस दिन देखेंगे जिस दिन आप फिजिकल क्लास में मेरे सामने आएंगे। तो जिस दिन आप पहली दफ़ा मेरे सामने आएंगे उस दिन आप मुझे देखेंगे, और आप जिस दिन आएंगे उस दिन मैं आपको देखूंगा। तो हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, आप मेरे लिए नए होंगे और मैं आपके लिए नया होऊंगा।
ना आप मुझे जानते थे पहले, ना मैं आपको जानता था। मुझे नहीं पता था आप किस तरह पढ़ते हैं और कैसा पढ़ते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना बुरा पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता आपके बारे में। ना आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस वे में पढ़ाता हूँ, स्ट्रिक्टली हूँ या बहुत ही तफरीहन पढ़ाता हूँ, या आप मेरे बारे में भी नहीं जानते। तो हम दोनों ने फिजिकल क्लासेस में आने के बाद एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर जब कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो साइंटिस्ट सर जोड़ कर बैठ जाते हैं और उस मसले के पीछे, उस प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये किस तरह की बीमारी है, ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ कहलाती है ऑब्जर्वेशन। वो चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन, पहली दफ़ा। ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी प्रॉब्लम आई इंसानी ज़िंदगी के अंदर, उस बीमारी से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे किसी और प्रॉब्लम की सूरत में, किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। मतलब हम का मतलब है साइंटिस्ट उनसे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मालूमात को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। वो चीज़ कहलाती है डाटा कलेक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है? डाटा कलेक्शन, यानी कि मालूमात को एक दूसरे से, इधर से उधर से, इधर से, इस ममालिक से दूसरे ममालिक से, तीसरे ममालिक से इकट्ठा कर लेना। अब सपोज कर लें अभी कोरोना वायरस पे हालिया बात करते हैं कि कोरोना वायरस सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ, ठीक है, चाइना से, जिसमें एक शख्स पाकिस्तान जब आया, याह्या जाफरी नामी शख्स जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसमें कोरोना की तशखीस हो गई। मतलब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये शख्स जो है कोरोना जैसी बीमारी में मुब्तला है, और उसके बाद वो बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज की तरह ट्रांसफर होती रही एक शख्स से दूसरे शख्स की जानिब, या एक शख्स से दूसरे शख्स में। ठीक है। अब कोरोना जैसी बीमारी, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलती गई। तमाम ममालिक के लोग परेशान होते गए, तमाम ममालिक के साइंटिस्ट परेशान होते गए कि यार ये बीमारी है कैसी, इसके सिम्टम क्या हैं, ये सर्दी में बढ़ती है, गर्मी में बढ़ती है, ठीक है, ये क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, क्या एक दूसरे से लग सकती है, ठीक है, या नहीं लग सकती। ये तमाम बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके साइन और सिम्टम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो बायोलॉजिकल फील्ड में ये भी, कोरोना वायरस भी तो एक प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोचना शुरू किया कि ये है क्या, किस तरह की बीमारी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती। अच्छा, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? भाई जब देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो पता चला कि कोरोना वायरस जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है स्पाइक लाइक है, मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, राउंडेड बॉडी है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर पिल नुमा, स्पाइक नुमा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। यह हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ नजल कैविटी, नाक के जरिए से दाखिल होते हैं और हमारे पूरे लैरिंग चैम्बर को क्रॉस आउट करते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और नमूनिया और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां क्रिएट कर देते हैं और पूरे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें पहली दफ़ा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की। ठीक है, मतलब उस बीमारी से रिलेटेड देखा, जानकारी हासिल की और फिर मुख्तलिफ ममालिक से इंफॉर्मेशन हासिल की बीमारी के खिलाफ, बीमारी के अगेंस्ट के भाई ये बीमारी है और इसमें मुख्तलिफ ममालिक की राय है इस बीमारी। कोई ममालिक बोल रहे भाई ये बीमारी जो है इतने दिन में रिकवर हो जाती है, कोई बोल रहे ये बीमारी अगर हो जाती है तो बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम मालूमात जो दुनिया भर से आ रही हैं, ये डाटा कलेक्शन, जब डाटा कलेक्शन आ गई तमाम ममालिक के पास तो लोगों ने, ठीक है, उन लोगों ने इस बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट बना दी कि भाई ये बीमारी है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ठंडक से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, अगर जो गर्म ममालिक हैं उनके अंदर ये बीमारी का रेशो कम पाया जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उस बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बाद साइंटिस्ट एक मुस्तनद टेंटेटिव स्टेटमेंट जो शो करता है उस चीज़ को कहा जाता है हाइपोथेसिस। अब साइंटिस्ट ने अपनी एक मुस्तनद बात कह दी है, हाइपोथेसिस कर लिया। पहले क्या किया था, दोबारा जा रहा हूं मैं, सबसे पहले उस बीमारी से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, फिर उस बीमारी से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, मतलब कि वो डाटा कलेक्शन हुआ। और जब डाटा कलेक्शन कर लेता है तो साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार इतना कुछ जाना, इतने ममालिक से इंफॉर्मेशन हासिल की, ठीक है, लोगों तक आगाही दी, और मैं अब ये कहता हूँ कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट के तौर पर
एक मुस्तनद बात के तौर पर कह देते हैं कि ये बीमारी इस वजह से होती है, तो वो दरअसल क्या है, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद वही साइंटिस्ट दोबारा रीजनिंग का पोर्शन करता है। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक ऐसा अमल या एक ऐसा तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें कोई साइंटिस्ट, जिसमें कोई साइंसदान जो है पूरे फिनोमेना को बयान करता है। ठीक है, उन तमाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पहले इंफॉर्मेशन हासिल करता है, इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद एक जर्नल आइडिया क्रिएट करता है। मतलब एक नॉर्मल आम फहम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि एक आइडिया क्रिएट करता है कि भाई ये बीमारी इस वजह से हो रही है और ये हो रही है, पूरे फिनोमेना को। यानी कि अगर मैंने कोरोना की बात की है तो कोरोना से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को आगाह कर देता है, लोगों तक पहुंचा देता है। ये अमल क्या कहलाएगा? रीजनिंग। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहूँ तो रीजनिंग वो अमल या वो स्टेप कहलाता है जिसमें कोई शख्स, जिसमें कोई साइंटिस्ट पूरे फिनोमेना को, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है और एक जर्नल आइडिया क्रिएट करता है, वो अमल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रीजनिंग में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ तो रीजनिंग जो है वो दो तरह के पोर्शन होते हैं, यानी कि रीजनिंग में दो स्टेप होते हैं। एक रीजनिंग कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या कहलाती है? इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग कहलाती है, यानी कि रीजनिंग कह लो, इंडक्टिव बात तकरीबन एक ही जैसी है। ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग कहलाती है जिसमें साइंटिस्ट जो है वो एक जर्नल आइडिया क्रिएट कर लेता है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग, अब दूसरी बात, डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग कहलाती है जिसमें कोई साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेसिफिक कंक्लूजन देता है। The reasoning which helps to clear the, ठीक है, specific conclusion, ठीक है, about the problem, this type of reasoning is called deductive reasoning। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें कोई साइंटिस्ट स्पेसिफिक कंक्लूजन देता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम शुरू से, जो प्रॉब्लम चलते हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक, बिल्कुल नतीजा फिक्र पे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन देता है, उसको कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब पांचवी बात हम करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है तजुर्बा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करता है साइंटिस्ट के भाई, ऑब्जर्व भी कर लिया, मुशाहिदे में भी लिया है चीज़ें, बहुत सारी मालूमात भी इकट्ठी कर ली, हाइपोथेसिस भी करके देख लिया, टेंटेटिव स्टेटमेंट भी दे दी, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग भी कर ली। एक्सपेरिमेंट में वो तमाम सुनी सुनाई बातों पर खुद तजुर्बा कर कर देखता है, जिस चीज़ को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब वो तजुर्बा है। एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पे किया जाता है। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखता है और जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, जो कुछ मालूमात हासिल हुई और वो एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि वो चीज़ें गलत साबित हो गई, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो कुछ और आ रहा है, सही नहीं आ रहा, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा बल्कि कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तो फिर साइंटिस्ट क्या करता है, वो दोबारा मूव कर जाता है किस स्टेप पर, ऑब्जर्वेशन पर। मतलब उसे दोबारा चले जाना है ऑब्जर्वेशन, अपना काम यहीं पे छोड़कर दोबारा, मतलब कि पहले से जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई थी और उस पर जो उसने एक्सपेरिमेंट तक पहुंचा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो चीज़ें गलत साबित हो गई, जिसकी वजह से उसे दोबारा मुशाहिदा करना है, मालूमात इकट्ठे करनी है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देना, रीजनिंग करनी है। फिर उस वक्त तक ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता रहेगा जब तक कोई एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही एक्यूरेट रिजल्ट और एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, साइंटिस्ट कंक्लूजन देगा कि भाई मैंने ये किया, इतनी चीज़ें की और इससे रिलेटेड, यानी कि कंक्लूजन जो होगा वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करता है। आपका एक्सपेरिमेंट जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, जितना एक्यूरेट होगा, उतनी अच्छी कंक्लूजन होगी आपकी। और कंक्लूजन जो बेस करती है आपकी, वो डिपेंड करती है थ्योरी पर, कंक्लूजन जो बेस करता है वो एक्सपेरिमेंट पर और थ्योरी जो बेस करती है वो कंक्लूजन पर।
ठीक है। अब साइंटिस्ट, सपोज कर लें कि साइंटिस्ट ने उस बीमारी से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर ली और तजुर्बा भी कर लिया, रिजल्ट सपोज कर लें सही आ गया, अभी कुछ भी नहीं आया। आप भी खुद भी जानते हैं मुख्तलिफ तरह के ममालिक वैक्सीन वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बेहतर हिकमत अमली सामने नहीं आई है सिवाय कुछ ममालिक के। तो बात ये कर रहे थे हम कि एक्सपेरिमेंट सपोज कर लें अगर सही आ गया तो साइंटिस्ट क्या करेगा, कंक्लूजन दे देगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ओवरऑल बात करेगा और कंक्लूजन के बाद वो थ्योरी की बात करेगा। थ्योरी में क्या करेगा, वो पहले अपनी पूरी हिस्ट्री, अपना पूरा बैकग्राउंड बताएगा कि मैंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था, ये किया था, वो किया था। जिस तरह आप उर्दू वगैरह में पढ़ते हैं कि शायर अपनी पूरी बायोग्राफी बताते हैं, ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल के मैं यहाँ रहता था, यहाँ से मेरे वालिद साहब का नाम ये, इस तरह की पूरी अपनी कहानी बताएगा थ्योरी में। और अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बात करेगा, हर एक स्टेप को क्लियर करता हुआ आएगा, पूरी कहानी बताते हुए। फिर जब वो थ्योरी प्रूव्ड हो जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर अप्रूव्ड हो जाएगी, तो उस थ्योरी को लॉ की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा और फिर वो लॉ पूरी दुनिया में माना जाएगा। सपोज कर लें अगर ये थ्योरी उस दुनिया के अंदर, इस तमाम ममालिक के अंदर अप्रूव नहीं होती है, ठीक है, तो फिर वो लॉ कंसीडर नहीं होगी, बल्कि वो साइंटिस्ट दोबारा फिर कहाँ चला जाएगा, ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक के अंदर किसी भी स्टेप से रिलेटेड, जो 8 मेजर स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के, इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।